अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर अहमद है। मैं एडमिंटन अल्बर्टा में रहता हूँ। इस वक्त मैं अपने घर का गार्बेज कलेक्ट कर रहा हूँ। बड़े शहरों में रहने वालों के लिए गार्बेज हमेशा से एक मसला रहा है, लेकिन बड़े शहरों की इंतज़ामिया के लिए इस गार्बेज को ठिकाने लगाना उससे भी बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान वगैरह जैसी जो जगह हैं वहाँ पे गार्बेज को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जाता है। बाद वक़्त आपको सड़कों में भी पड़ा हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से शहर में गंदगी भी होती है। लेकिन मगरबी ममालिक में इस गार्बेज को ठिकाने लगाने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका है। ख़ास तौर पे कनाडा और बिलखसूस एडमिंटन, जिसकी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ में से एक है, यहाँ पे इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। तो ये प्रोसेस शुरू होता है हमारे गार्बेज को कलेक्ट करने से और इस गार्बेज को लेकर कर्ब के साइड पे रखने से। ये सारा गार्बेज लाके इस तरह से रोड साइड के ऊपर रख दिया जाता है, जहाँ से एक मखसूस दिन सिटी ऑफ एडमिंटन का ट्रक आके इस गार्बेज को एडमिंटन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर तक ले जाएगा। एडमिंटन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में इस गार्बेज के साथ क्या होगा, इससे क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा, इसके पीछे एक मुकम्मल साइंस मौजूद है और बेशुमार लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, बेशुमार इदारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। इस सारी चीज़ को देखने के लिए हमें एडमिंटन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर जाना पड़ेगा, ताकि हम इस सारे प्रोसेस को करीब से देख सकें और आप तक ये सारी मालूमात पहुंचा सकें। ये एडमिंटन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है। यहाँ पे बड़े छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रक सारे शहर से कूड़ा करकट इकट्ठा करके ला के मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में यहाँ पे गिराते जाएंगे। इस सारे कूड़ा करकट को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस से गुजारने के बाद इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाएंगी। कुछ कूड़ा करकट जो है उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमेशा के लिए ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा, यानी लैंडफिल में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लैंडफिल में जाकर ये कूड़ा करकट ज़ाया हो जाएगा। वहाँ पे होने वाले मुख्तलिफ़ कीमियाई अमलों के नतीजे में गैसेस पैदा होती हैं और एडमिंटन शहर उन गैसेस से बिजली पैदा करता है, जिससे तकरीबन 24,000 घरों को बिजली मुहैया की जाती है। उसके अलावा कुछ कूड़ा करकट हम कंपोस्टिंग फैसिलिटी में भेज देंगे। उस कंपोस्टिंग फैसिलिटी में बड़ी आला किस्म की नामियाती खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार की जाती है, जिससे घरों में भी, बैकयार्ड्स में और उसके अलावा खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तीसरी जो फैसिलिटी है उसको रीसाइक्लिंग फैसिलिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आने वाला कूड़ा करकट मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजरने के बाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा, जिससे हम गत्ते के टुकड़े हो गए या कागज़ हो गए, इनको हम मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारने के बाद दोबारा कागज़ या गत्ते के टुकड़ों में या किसी और चीज़ में उसको तब्दील कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आने वाली कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, बल्कि उसका दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि हम आपको तफसील में जाके बाकी सारी चीज़ें दिखाएँ, हम एलिसन विंकलर के साथ बात करेंगे, जो हमें यहाँ के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात मुहैया करेंगी। I'm Allison Winkler, and I am a public education specialist with the City of Edmonton, and we are here at the Edmonton Waste Management Center. मेरा नाम एलिसन विंकलर है और मैं सिटी ऑफ एडमिंटन के साथ बतौर पब्लिक एजुकेशन स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। हम यहाँ एडमिंटन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में हैं। ये जगह तकरीबन 233 हेक्टर रकबा पर फैली हुई है और ये एक ऐसी मरबूत जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया को ठिकाने लगाया जाता है। यहाँ तकरीबन 6 या 7 अहम हिस्से हैं, जिनमें गार्बेज, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कमर्शियल वेस्ट शामिल हैं। यहाँ गर्मियों का मौसम निस्बतन मसरूफ़ रहता है। तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियाँ यहाँ रोज़ाना आती हैं और आमतौर पर हफ़्ते में तकरीबन 4500 ट्रक इस जगह पर गार्बेज लेकर आते हैं। इस तरह से ये बहुत मसरूफ़ जगह है। ये IPTF बिल्डिंग है। IPTF बिल्डिंग का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग ट्रांसफ़र फैसिलिटी। जितने भी ट्रक हमने आपको इस बिल्डिंग के अंदर आते हुए दिखाए, वो सारे के सारे अपना गार्बेज यहाँ पे लाके ड्रॉप करते हैं। उस गार्बेज में जो रिसाइकलिंग वाले ट्रक हैं वो शामिल नहीं हैं। रिसाइकलिंग वाले ट्रक अपना गार्बेज एक दूसरी फैसिलिटी में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से डील किया जाता है। मेरे पीछे जो ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे सारे का सारा घरेलू कूड़ा करकट जो है वो ला के ड्रॉप किया जाता है और उसको इस एक मशीनी हाथ के ज़रिए उठाकर बेल्टों पे रख दिया जाता है। ये बेल्टें इस सारे कूड़ा करकट को एक सॉर्टिंग रूम तक पहुँचा देती हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग अपने हाथ से इस कूड़ा करकट को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं।
जो कूड़ा करकट उस प्रोसेस से बच जाता है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनी प्रोसेस से गुजारते हुए मज़ीद सफाई के मराहल से गुजारते हुए उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक दूसरी किस्म का कूड़ा करकट जो इस फैसिलिटी में लाया जाता है वो सनती कूड़ा करकट है, जिसमें टूटा हुआ फर्नीचर, मैट्रेसेस और इस किस्म की दूसरी चीज़ें होती हैं जिनको इस तरह से डायरेक्टली सॉर्ट नहीं किया जाता, बल्कि वो चूँकि सनती कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं, उनको एडमिंटन में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से डील किया जाता है और उस सारे कूड़ा करकट को बेसिकली लैंडफिल में भेज दिया जाता है। तो वो भी सारे का सारा इस हिस्से में गिराया जाता है और एक फ्रंट एंड लोडर के ज़रिए उस सारे कूड़ा करकट को एक सुराख में धकेला जाता है, जिसके नीचे एक ट्रक पहले से पार्क होता है और उस सारे कूड़ा करकट का जो उस ट्रक में जाता है उसका वज़न किया जाता है ताकि ये ट्रक जब इस सामान को लेके लैंडफिल की तरफ जाए तो उससे सड़कों को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ये बात बताता चलूँ कि बाज़ सनती इदारे भी अपने कूड़ा करकट को घरेलू अंदाज से डील करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा करकट को लैंडफिल में जाने से बचाया जा सके। उसके लिए उन्हें ख़ास किस्म की फ़ीस भी देनी पड़ती है, लेकिन बाज़ इदारे ये फ़ीस देने के लिए तैयार होते हैं ताकि इससे माहौलियात को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए आपको दिखाते हैं सॉर्टिंग रूम और वहाँ पर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सॉर्टिंग रूम है। बाहर ट्रकों पे जितना भी सामान गिराया गया था वो सारे का सारा बेल्टों के ज़रिए इस कमरे में आता है। यहाँ पे वर्कर्स यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलहदा करते हैं। यहाँ से कुछ सामान जो है वो रिसाइक्लिंग एरिया में चला जाएगा, कुछ सामान जो है वो यहाँ से बायो फ्यूल फैसिलिटी की तरफ भेज दिया जाएगा और कुछ सामान जो है यहाँ से अलहदा करके लैंडफिल के लिए भेज दिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे बेल्टों की स्पीड बहुत तेज़ है और वर्कर्स को यहाँ से तेज़ी के साथ चीज़ें पिक करनी होती हैं, अलग करनी होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शूट्स में फेंकनी होती हैं। इस सारे काम के लिए इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह की भी ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम माइकल से बात करते हैं जो काफ़ी अर्से से इस जगह पे काम कर रहे हैं और उनसे मज़ीद मालूमात देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस किस्म की चीज़ें अलहदा की जाती हैं। My name is Michael. I'm a supervisor here at the Integrated Process and Transfer Facility. It's my responsibility. मेरा नाम माइकल है और मैं IPTF फैसिलिटी में सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता हूँ। वर्कर्स का महफूज तरीके से काम करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। बहुत सी चीज़ें जो हम बेल्टों से उतारने की कोशिश करते हैं वो बड़ी होती हैं, जैसा कि बेड फ्रेम या ऐसी चीज़ें जो मशीनों में फंस सकती हैं और सारे सिस्टम को रोक सकती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो रिसाइकिल होने के काबिल होती हैं। हम इन तमाम चीज़ों को अलहदा करते हैं ताकि हम इन्हें दूसरी जगहों पर भेज सकें। बास चैलेंज जो हमारे सामने हैं वो सेफ्टी से मुताल्लिक है, क्योंकि हम सारे शहर से आने वाले गार्बेज को डील कर रहे हैं। वर्कर्स को मुनासिब सेफ्टी मुहैया करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हार्ड हैट, दस्ताने और मास्क, ताकि हवा में मौजूद मुज़र ज़रात सांस के ज़रिए अंदर ना जा सके। इसके अलावा वर्कर ज़रूरत के वक्त बेल्टों को रोक भी सकते हैं ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको उतारने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत हो या फिर बिल्डिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो वर्कर्स काम रोक कर बाहर निकल सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ काम की रफ्तार बहुत तेज़ है। औसतन रोज़ाना 1000 टन के करीब वेस्ट यहाँ से गुजरता है, तो ये ज़रूरी है कि काम करने वाले इसकी स्पीड के साथ काम कर सकें और महफूज भी रहें। आमतौर पर सामान वैसे ही हटा लिया जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ आ जाए और बेल्टों को रोकना पड़े तो रोका जा सकता है और हिफाजत से बड़ा सामान बेल्टों से उतार लिया जाता है। ये हिस्सा भी सॉर्टिंग रूम का हिस्सा है। अंदर कमरे में तो लोग अपने हाथों से सामान को लहदा कर रहे हैं। जो गार्बेज है उसको मुख्तलिफ शूट्स में फेंक रहे हैं और जो बाकी का गार्बेज है वो यहाँ पे आ जाता है। जितना गार्बेज हाथों से लहदा नहीं किया जा सकता वो सारे का सारा इस बड़ी मशीन में चला जाता है। इस मशीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइज़ के होल्स हैं जो गार्बेज को घुमाती रहती है और इसमें से जो अनवांटेड मटेरियल है जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है या जो ज़्यादा लैंडफिल पे जाने वाला है वो सुराखों में से फिल्टर होकर नीचे गिर जाता है। तो इन मशीनों के दूसरी तरफ एक और इसी किस्म की मशीन लगी हुई है जहाँ से मज़ीद इस गार्बेज को फ़िल्टर किया जाता है और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में अलग कर दिया जाता है। जब घरेलू कूड़ा करकट सॉर्टिंग फैसिलिटी से गुजरता है तो सॉर्टिंग में से गुजरने के बाद वो इस फैसिलिटी में आ जाता है। ये फैसिलिटी आपको साइज़ के हिसाब से नज़र आ रहा होगा कि कितनी बड़ी है। इस सारी फैसिलिटी में उस गार्बेज को एक दफ़ा फिर प्रोसेस किया जाता है और बड़ी बड़ी बेल्टों के ज़रिए उसको इस सारी मशीनरी में से गुजारा जाता है। इस मशीनरी में से गुजरने के बाद ये घरेलू कूड़ा करकट एक बहुत फ़ाइन शेप में हमारे सामने आता है। यानी इसको इस तरीके से पीस दिया जाता है कि अगर आप एक नज़र देखें तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये कभी हमारा घरेलू कूड़ा करकट था। उसके अलावा इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल की जाती है वो वुड चिप है।
जो लकड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की आती है, आपका पुराना टूटा हुआ फर्नीचर, लोग बाद का दरख्तों की शाखें काट के उसको गार्बेज में शामिल कर देते हैं, वो सारी चीज़ों को भी पीस के अलहदा कर दिया जाता है। मुस्तकबिल करीब में इन सारी चीज़ों को एक दूसरी फैसिलिटी जो अभी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम आपको दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, उसमें इसको भेजा जाएगा और वहाँ पे इसको बायोफ्यूल में तब्दील किया जाएगा, यानी मेथनॉल और एथनॉल। ये मेथनॉल और एथनॉल जो है इसको हम ईंधन के तौर पे मुस्तकबिल करीब में इस्तेमाल करेंगे। ये एडमिंटन कंपोस्टिंग फैसिलिटी है। यहाँ पे आला किस्म की नामियाती खाद तैयार की जाती है। हमने आपको IPTF सेक्शन में दिखाया कि किस तरह से कूड़ा करकट में से, गार्बेज में से जो गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं, जो घर का घरेलू जो कूड़ा करकट होता है उसको हम अलहदा करके बेल्टों के ज़रिए कंपोस्टिंग फैसिलिटी में पहुँचाते हैं। इस कंपोस्टिंग फैसिलिटी में पहुँचने से पहले उसकी अच्छी तरह से छांटी की जाती है और उसमें से हर किस्म की धात और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो निकाल दी जाती हैं और फिर एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको जो आउटपुट होता है वो एक आला किस्म की खाद की शक्ल में हमें मिलता है, जो घरेलू बैकयार्ड्स में और खेतों वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है। इस फैसिलिटी के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसके अलावा नमी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर एक आम बिल्डिंग में ये काम किया जाए तो उसकी दीवारें यकीनन जल्दी गल सड़ जाएंगी। इस गलने सड़ने के अमल से बचाने के लिए ये फैसिलिटी जो है स्टेनलेस स्टील से तामीर की गई है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो तकरीबन 2 फुटबॉल के फील्ड्स के बराबर हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये शुमाली अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बिल्डिंग है और ज़ाहिर है इसके अंदर अगर चीज़ें गल सड़ रही हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है और उस स्मेल को हम बाहर हवा में अगर छोड़ दें तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। तो उस सारी स्मेल को रोकने के लिए ये वुड चिप का जो बेड्स हैं ये बनाए गए हैं। ये तकरीबन 6 फुट के करीब इनकी मोटाई है। ये भी चूँकि एक नामियाती ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके अंदर भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल की स्मेल को बड़ी अच्छी तरह से जज़ब कर लेता है। तो जब हवा इसके अंदर से गुजर के बाहर निकलती है तो वो किसी हद तक, बल्कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे अपना जो बू होती है वो इस वुड चिप के अंदर ही छोड़ देती है और बाहर हमें बिल्कुल हल्की सी बू महसूस होती है जो कि कोई ख़ास तकलीफ़ दे नहीं होती। तो चलिए आपको इसके अंदर का अमल दिखाते हैं कि किस तरह से सारा मटेरियल इसमें से गुज़रता हुआ जो है वो अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचता है और खाद में तब्दील होता है। सॉर्टिंग फैसिलिटी से सारा नामियाती मवाद मुख्तलिफ़ किस्म की टनल्स और बेल्टों के ज़रिए कंपोस्टिंग फैसिलिटी में भिजवा दिया जाता है। इसमें भिजवाने से पहले इसको मज़ीद तोड़ा फोड़ा भी जाता है, इसको क्रश भी किया जाता है और उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों में से इसको गुजार के इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की दातें और इस किस्म की चीज़ें जो कंपोस्टिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको अलहदा किया जाता है। इस अमल के दौरान इसको मकनातीसी मैदान में से भी गुजारा जाता है जिसकी वजह से ज़्यादातर धातें इसमें से पिक हो जाती हैं और प्योर नामियाती मवाद जो है वो दूसरी तरफ पहुँचता है। इस सारे मवाद को एक बड़ी जगह पे, एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको बड़ी बड़ी मशीनों में, जैसे किचन मिक्सर होते हैं उस तरह की मशीनों में डाल के इसमें जो बायो वेस्ट होता है, जो हमारा घरेलू फुजला होता है, इंसानी फुजला, उसको इसमें शामिल किया जाता है और उसके बाद इसको बड़े बड़े घूमने वाले पाइपों में से गुजार के एक दूसरी बिल्डिंग में भेजा जाता है। ये पाइप इतने बड़े हैं कि इसमें 2 स्कूल बसें इकट्ठी एक टाइम में खड़ी हो सकती हैं। इन पाइपों के ज़रिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने में इस सारे फसले को तकरीबन 2 दिन लगते हैं। इन 2 दिनों के टाइम में ये फसला अच्छी तरह आपस में मिलजुल जाता है और यहाँ से कंपोस्टिंग का अमल किसी हद तक शुरू हो जाता है। ये सारा मवाद बहुत बड़ी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई बिल्डिंग्स में इकट्ठा कर दिया जाता है और यहाँ पे दर्जा हरारत और नमी को एक ख़ास हद पे मेंटेन किया जाता है। दर्जा हरारत तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और इसमें पानी भी शामिल किया जाता है और इसको बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए, जो ड्रिल मशीन की तरह की मशीनें होती हैं, उनके साथ इनको कंटिन्यूसली हिलाया जुलाया जाता है ताकि इसमें से हवा गुजरती रहे और कंपोस्टिंग का अमल तेज़ी के साथ होता रहे। इस सारे अमल के बाद इसको एक बार फिर दोबारा सॉर्टिंग के मराहल से गुजारा जाता है। इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स जो बाकी रह गई होती हैं उन सारी धातों को दोबारा एक दफ़ा अलहदा कर लिया जाता है और इस सारे अमल के बाद इसको बाहर ग्राउंड में रख दिया जाता है जहाँ पे ये कई महीने तक पड़ा रहता है। हमारे घरों में मुख्तलिफ़ किस्म का कूड़ा करकट पैदा होता है जिसमें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बाज़ प्रोसेसेस में से गुजारने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
एडमिंटन में शहरियों को ये तरबियत दी जाती है कि वो अपना कूड़ा करकट जो बाद में इस्तेमाल होने वाला हो या बार बार इस्तेमाल होने वाला हो, उसको नीले रंग के लिफाफों में डालकर बाहर रखें। इन लिफाफों में डालने के बाद जब उसको बाहर रखा जाता है तो जो सामान उठाने वाला जो ट्रक है उसको पता होता है कि वो ये सामान रिसाइकिल होने वाला है और इसको हम दोबारा किसी तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सामान सारे का सारा ला के ट्रकों के ज़रिए इस जगह पे डंप किया जाता है। यहाँ से एक फ्रंट हेड लोडर के ज़रिए उसको बड़ी बड़ी बेल्टों पे लोड किया जाता है। मेरे पीछे जो मशीन है वो बेल्टों के ज़रिए सामान को अंदर लेके जा रही है और इस मशीन के अंदर इस सामान को इतनी अच्छी तरह हिलाया जलाया जाता है कि ये लिफाफे फट जाएँ और इनके अंदर से सारे का सारा सामान जो है वो बाहर आ जाए। जब ये सामान बाहर आ जाता है तो उसके बाद उन बेल्टों के ज़रिए लोड होके ये ऊपर एक सॉर्टिंग फैसिलिटी में चला जाता है जहाँ पे इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलहदा किया जाता है। इसमें कागज़ भी होता है, इसमें शीशा भी होता है, इसमें लोहे की चीज़ें भी होती हैं, इसमें टिन के डब्बे भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को अलहदा करके इनको बिल्कुल इस तरीके से सॉर्ट कर दिया जाता है कि इनको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकें। ऑफ कोर्स पास केसेस में हमें इनको ख़ास प्रोसेस में से गुजारना पड़ता है। इस हिस्से में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा शीशा जो है वो नीचे गिर रहा है, तो शीशा अलहदा जगह पे स्टोर हो जाएगा और जो कागज़ और गत्ता वगैरह है वो अलहदा चला जाएगा, जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं वो अलहदा चले जाएंगे और इस तरीके से इस सारे सामान को एक प्रोसेस में से गुजारा जाएगा और इसको दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। So we are here at the MRF, the Material Recovery Facility. ये मर्फ यानी मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी है। यहाँ पर वो घरेलू अशिया जो रिसाइकल हो सकती हैं लाई जाती हैं। यहाँ सबसे पहले वो वाला मवाद अलहदा किया जाएगा जो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अहम मरहला है जो कि यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद रिसाइकल होने वाली चीज़ों को हाथों के साथ और फिर बाद में मशीनों के साथ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में अलहदा कर दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस मुख्तलिफ़ स्टेशंस पर होता है। इस मरहले पर हम यहाँ पर काम करने वाले लोगों पर इन्हसार करते हैं ताकि हमें इस बात का यकीन हो कि आखिर में हमारे पास सिर्फ रिसाइकल हो जाने वाला मवाद ही बचेगा। बाज़ मवाद वज़न की बुनियाद पर अलहदा किया जाता है, जैसा कि नीले लिफाफे और कागज़ वगैरह हल्का होने की वजह से ऊपर रहता है और धाती चीज़ें वज़नी होने की वजह से नीचे रह जाती हैं। तो उस वज़न का फ़ायदा उठाते हुए इन चीज़ों को मशीनी तरीके से अलहदा किया जाता है। कागज़ और गत्ता अलहदा करने के बाद इस सारे मवाद की दोबारा छांटी होती है और इस सारे मवाद को अलहदा डब्बों में बंद करके दोबारा मार्केट में भेज दिया जाता है। कागज़ और गत्ता बड़े बड़े पैलेट्स की सूरत में बांध दिया जाता है और दोबारा इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी का आउटपुट है। इस सारे प्रोसेस में जो हमने आपको अभी दिखाया, मटीरियल्स मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेशन से होते हुए तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़रते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों में तकसीम हो जाते हैं। इस हिस्से में हम देख सकते हैं कि सफ़ेद कलर का प्लास्टिक पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ रंगदार किस्म के प्लास्टिक पड़े हुए हैं जिनको खाने पीने वाली चीज़ों वाले प्लास्टिक के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। और आगे हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट किस्म के प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर हम इस तरह का देखते जाएँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मिसलेनियस गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो गया, जिसको दोबारा रिसाइकलिंग फैसिलिटी में से गुजारा जाएगा ताकि इसमें से मज़ीद कारामद चीज़ें अलहदा हो जाएँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गत्ते और कागज़ की चीज़ों की निकलती है जो आम तौर पे रिसाइकलिंग में आसान भी होते हैं। और अगर हम इस तरफ चलते जाएं तो देख सकते हैं कि वहाँ पे गत्ते और कागज़ के टुकड़ों के बड़े बड़े पैलेट्स बना के स्टोर किए गए हैं। इन पैलेट्स को एक और फैसिलिटी में भेजा जाता है जहाँ पे इनकी फर्दर रिसाइकलिंग की जाती है। बाज़ जगहों पे इससे न्यूज़ प्रिंट भी बनाया जाता है, बाज़ जगहों पे इससे दोबारा कागज़ बनाया जाता है और बाज़ जगहों पे इसको ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सारी फैसिलिटी को देख के आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है और इसमें कितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स इन्वॉल्व हैं और कितनी बड़ी इसमें मशीनरी इन्वॉल्व है। इस सारी को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि हमें वाकई रिसाइकिल करना चाहिए और अपने जो गार्बेज है वो कम से कम पैदा करना चाहिए ताकि हम माहौल को मज़ीद नुकसान से बचा सकें।
जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी एक ख़ास उम्र होती है। उस एज लिमिट के बाद उस चीज़ का नकारा हो जाना एक काबिल फ़हम सी बात है। ख़ास तौर पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत आसानी के साथ ख़राब भी हो जाती हैं। बाज़ मुल्कों में जैसे पाकिस्तान वगैरह में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़राब हो जाए तो आप उसको बाज़ार ले जाकर आसानी के साथ मुरम्मत करवा सकते हैं और वो आपको नई चीज़ ख़रीदने की निस्बत काफ़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन कनाडा जैसे मुल्कों में जहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पुरानी चीज़ को मुरम्मत करवाने की निस्बत नई चीज़ ख़रीदना ज़्यादा आसान रहता है। तो उस सूरत में पुरानी चीज़ को महफूज तरीके से ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस मकसद के लिए एडमिंटन में गीप फैसिलिटी कायम की गई है। ये एक कंपनी है जहाँ पे हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाया जाता है और उसके बाद उसको महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। सबसे पहले इस सामान को खोला जाता है, उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें अलहदा की जाती हैं जो कि हम हाथ से अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पीछे ये जो बड़े बड़े टीवी वगैरह पड़े हुए हैं, इन टीवीज़ के अंदर सर्किट बोर्ड होते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारी तार होती है, तांबे की तार, जो कि एक कीमती धात है और अगर उसको अलहदा ना किया जाए तो वो बड़ी आसानी के साथ ज़ाया हो सकती है। उसके अलावा इसमें प्लास्टिक के बहुत सारे हिस्से हैं जिनको हम रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर काम जो है लोग हाथ के साथ करते हैं। इसके बाद इसको एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है जिसे चेन श्रेडर कहा जाता है। उस चेन श्रेडर में इसको तोड़ा फोड़ा जाता है, इसको बहुत बारीक छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और आम तौर पे उस मशीन से जो चीज़ बाहर आती है वो बिल्कुल पाउडर की शक्ल की होती है। उस सारे मटेरियल को फिर एक और फैसिलिटी में बेचा जाता है जो कि ईस्टर्न कनाडा में वाक़ है, जहाँ पे उसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है। उसमें से हर किस्म की धात जो है उसको बिल्कुल अलहदा कर दिया जाता है और फिर उसको मज़ीद रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में भेजा जाता है जहाँ पे उन धातों का चूरा उन धातों से मज़ीद चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सारी फैसिलिटीज़ में हम स्कॉट से बात करेंगे जो यहाँ पे काम करता है और वो हमें इस पूरे सिस्टम के मुतालिक मज़ीद मालूमात मुहैया करेगा। Okay, this is Geep Edmonton. At this facility we serve all of Western Canada. With material coming in from British Columbia. ये गीप एडमिंटन है और ये फैसिलिटी सारे मगरबी कनाडा के लिए है, यानी ब्रिटिश कोलंबिया, मैनीटोबा, सस्केचुआन और अल्बर्टा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हैंडल किया जाता है। यहाँ हाथों और मशीनों की मदद से सारे इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को अलहदा किया जाता है। जैसा कि आपको मेरे पीछे श्रेडर मशीन नज़र आ रही है। ये मशीन पहले बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है और फिर वर्कर्स इनको हाथों से मुख्तलिफ कैटेगरीज में अलहदा कर देते हैं। फिर इनको मकनतीसी बेल्ट से गुजार कर मज़ीद अलहदा कर दिया जाता है। यहाँ से ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरी फैसिलिटी में भिजवा दी जाती हैं जो कि बैरी ओंटारियो में है। वहाँ इससे मुख्तलिफ किस्म की धातें अलहदा कर दी जाएंगी और दोबारा इस्तेमाल में लाई जाएंगी। ये मटेरियल तांबे, सोने, प्लेटिनियम और रेडियम जैसी धातों पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा हम CRT टीवी वगैरह को भी मुख्तलिफ हिस्सों में अलहदा कर लेते हैं और प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं और इसमें शामिल लीड को महफूज तरीके से अलहदा कर लिया जाता है। Same thing with plastics and leaded glass from TVs, CRT TVs. That will go to a refinery for recovery of the lead for reuse in new material. आपने देखा कि इस वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में सारे गार्बेज को ठिकाने लगाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है और कितनी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर मुख्तलिफ सॉर्टिंग स्टेशन से होते हुए सामान को अलग कर दिया जाता है। इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, जिनको रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता, जिनको कंपोस्टिंग में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिनको बायोफ्यूल में भी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ों को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल की ज़रूरत होती है।
मैं इस वक्त लैंडफिल की साइट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। बेसिकली यहाँ से मिट्टी खोदी गई मुख्तलिफ़ टाइम में, बहुत अरसे में, और एक बहुत बड़ा होल यहाँ पे पैदा हो गया। तो अब इस होल का क्या किया जाए? इसका एक परफेक्ट सलूशन जो उनके जहन में आया वो ये था कि इसे गार्बेज से भरकर बंद कर दिया जाए। जब गार्बेज से इस होल को भरा जाएगा तो ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तग़य्युरात पैदा होते हैं, और इन तग़य्युरात के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पैदा होती हैं और जहरीला मवाद भी पैदा होता है। जो गैस पैदा होती है उसको पाइपों के ज़रिए फ़िल्टर करके एक और जगह भेज दिया जाता है जहां इसके साथ बिजली पैदा की जाती है, और बाकी जो सूप साए क्रिएट होता है उसके मुतल्लिक क्या किया जाता है उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने एलिसन से बात की, जिसने हमें ज़मीन की हिफाजत से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया। ये लैंडफिल है। 1975 में ज़मीन से मिट्टी निकालने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, तो उसके मुतालिक ये फ़ैसला किया गया कि इसे लैंडफिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले कि इसे लैंडफिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता तो इसमें एक लाइनर लगाना ज़रूरी था। ये लाइनर चिकनी मिट्टी से तैयार किया जाता है। जब बारिश और बर्फ़ पड़ती है तो पानी ज़मीन में जज़्ब होता है और ये लैंडफिल में जाता है, और गार्बेज की तहों से एक सूप सा, जिसे लीचे कहते हैं, लैंडफिल की तह तक पहुंच जाता है। ये लाइनर उससे ज़मीन में जज़्ब होने से बचाता है। ये लीचे माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, और जैसा कि ये लैंडफिल दरिया के बिल्कुल साथ है तो हम नहीं चाहते कि ये लीचे इस पानी में शामिल होकर ज़ेर ज़मीन पानी को ख़राब करे, इसलिए ये लाइनर उसे रोकता है। और इस लीचे को निकाल कर हम यहाँ साफ़ करते हैं और फिर इस साफ़ पानी को दरिया में छोड़ते हैं। ये लैंडफिल 1975 में शुरू हुई और तकरीबन 35 साल तक इस्तेमाल में रही। अगले तकरीबन 2 साल में इसे मुकम्मल तौर पर भर दिया जाएगा और उसके ऊपर की सारी ज़मीन दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। ये कंपोस्ट बेड्स हैं। जो कंपोस्टिंग फैसिलिटी हमने आपको अपने प्रोग्राम में पहले शुरू में दिखाई, ये बेसिकली उसका आउटपुट है। कंपोस्टिंग दो तरह की होती हैं, एक में ज़्यादातर वुड चिप वगैरह इस्तेमाल होती है और दूसरी में ज़्यादातर घरेलू फसला और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एक जो है हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे खेतों वगैरह में डाला जाता है ज़मीन की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए, दूसरी हम आमतौर पर बैकयार्ड्स में अपने इस्तेमाल करते हैं। आपको ये कंपोस्ट बेड्स देख के अंदाज़ा हो होगा कि यहाँ पे कितनी तादाद में कंपोस्ट क्रिएट किया जाता है। आपको सिर्फ अंदाज़े के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पे हर साल तकरीबन 50,000 टन के करीब कंपोस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना सामान, कितना गार्बेज, कितना मटेरियल हम लैंडफिल में जाने से रोकते हैं और इस तरह से हम अपने माहौल पे कितना अच्छा असर डालते हैं। नाज़रीन, इस सारे प्रोग्राम को देख के आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस सारे प्रोसेस में कितनी मेहनत इन्वॉल्व है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, कितनी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और किस तरीके से जितना भी गार्बेज होता है उसको टर्न अराउंड किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको ज़मीन में दफन होने से बचाया जाता है और इस तरह से अपने माहौल पे कितना अच्छा असर डाला जाता है। लेकिन ये सारे की सारी कोशिश सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकती है जब हर शहरी इसमें अपना हिस्सा डाले। तो चलिए आज से अहद करते हैं कि हम अपने गार्बेज को शहर के बनाए हुए असूलों के मुताबिक अलग-अलग करके नीले लिफाफों में, काले लिफाफों में, या जो भी आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के जो भी असूल और क़वाइद ज़वाबित हैं उनके मुताबिक हम उसको डील करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता करे। महफूज़ रहिए जहाँ पे रहिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।